previous lecture we completed the most important concept regarding the MCQs. We completed, that is Le Chatelier principle. Le Chatelier principle रिवीजन करना है, MCQ सॉल्व करने हैं। जो भी आप लोगों के पास रेफरेंस बुक हो इसमें से मिनिमम 100 MCQ ऑन दिस टॉपिक सॉल्व होने चाहिए, मिनिमम। Okay, so yesterday we completed our chemical equilibrium portion. The first part, that is of 30% of this chapter we completed, and now today we are going to start ionic equilibrium. So first of all, write down the heading, that is ionic equilibrium. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ रहे थे। सबसे फेमस एग्जांपल हिबर्स प्रोसेस, अमोनिया का प्रोडक्शन। अब बहुत बार उसे हम लोगों ने रिपीट कर लिया। यहाँ पे आयंस की बात करेंगे। क्या करेंगे? आयंस की बात, क्योंकि नाम ही कह रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है? दो टाइप के रिएक्शंस बहुत आएंगे। नंबर 1 मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो अभी हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी रिएक्शंस हमने देखे उसके अंदर सब कुछ मॉलिक्यूल ही थे, सभी मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट भी मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट भी मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन रिलेटेड टू आयंस आएगा। कहाँ पे? रिलेटेड टू आयंस, मतलब मॉलिक्यूल बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल आयंस के बीच में एंड आयंस के बीच में भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉलिक्यूल आयन इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर ए बी मॉलिक्यूल, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस एंड बी माइनस। तो इस टाइप का जहां पे रिएक्शन मिले, सो दैट इज कंसीडर्ड इन आयोनिक इक्विलिब्रियम। या तो फिर ऐसा मिले, क्या? आयन आयन, मतलब दोनों साइड आयन्स हो, ए प्लस बी माइनस गिव सी प्लस डी माइनस। इस टाइप के रिएक्शंस को भी हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर इन आयोनिक इक्विलिब्रियम पोर्शन। लेकिन आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। तो आयंस आते कहाँ से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि आयंस हमें मिलते कहाँ पे? मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। कहाँ पे मिलेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। व्हेन एनी सॉल्ट, व्हेन एनी कंपाउंड, व्हेन डिसोसिएट, व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर, देन इट गिव्स आयंस, तो सबसे पहले ये जो बात थी वो रिसर्च किसने की? तो माइकल फराडे भाई साहब ने की। माइकल फराडे बहुत ही इंटेलिजेंट एंड जीनियस पर्सन ही वाज। ओके, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि आयंस कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आयंस इस पोर्शन के अंदर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टर्म। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही यूज करने जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कंप्लीट कर चुकी। कीपी केसी पूरे चैप्टर के अंदर लगेगा, और फिर सिंबल जो है वो चेंज होते रहेंगे। कुछ तो गड़बड़ाया गया, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे माइकल फैराडे भाई साहब ने ऐसा बोला कि भाई आयंस मिलेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को पता है, 10th में आप लोग पढ़ चुके हो अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आज सबसे पहला
इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हम लोग जाएंगे, फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर 2 इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आप लोगों को डेफिनेशन पहले से ये पता है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास करवा सके उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं करवाते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। A solution through which electricity can pass are known as electrolytes, but electricity cannot pass, then non-electrolytes, then non-electrolytes। अब ये पता है, एक्चुअली ये डेफिनेशन उल्टा, अब इससे उल्टा जाना है हमें। इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी को पास कौन करता है, व्हाट आर विच आर द मीडियम्स, तो चार्ज पार्टिकल्स आर द मीडियम्स टू कैरी एन इलेक्ट्रिसिटी, टू कैरी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन गिव्स आयंस, दैट कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लिखो आप लोग, अ कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन गिव्स आयंस, दैट कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जनरेट तो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो ही करवा पाएगा कि जिसके पास आयंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेहतरीन एग्जाम्पल लिखते हैं NaCl का, डू नॉट प्रोड्यूस आयंस ऑन डिसोसिएशन नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे, sugar solution is non-electrolyte। This is just for an example। तो एक बात फिक्स हो गई कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आयोनिक इक्विलिब्रियम पोर्शन के अंदर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। चलो नहीं पढ़ना है तो इसे निकाल देते। तो पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं। तो फराडे भाई साहब ने ऐसा बोला, फराडे भाई साहब ने ऐसा बोला कि भाई इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस ऑल आर बेसिक इंफॉर्मेशंस। इलेक्ट्रोलाइट्स तो कहाँ पे, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक तो हमने पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तीनों कंसीडर हो सकेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलो तो हम लोग जाते हैं नंबर 1 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी नंबर 1 क्या लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलो एग्जांपल लिखते हैं ये मेरे साथ, HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग है, खतरनाक है। HClO3, ये सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में, अब ये बात आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, और 11th के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 में आप लोग पढ़ के आए हो। ग्रुप नंबर 1, 2 के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, ये सभी।
सॉल्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का मेंबर हो तो उस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। कोई भी एक मेंबर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग NaCl, MH4Cl, Na2CO3, ये सभी होंगे वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के अंदर कंसिडर होते हैं। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, आप लोग मेरे साथ लिखते रहना, सो इट विल बी इजी फॉर यू, और टेक स्क्रीनशॉट और डू एज योर कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि लिखना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पढ़ा तब हमने ऐसा कहा था कि दिस ऑल स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स अंडरगोज 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन मतलब अगर हम लोग HCl ले लें तो वो 100% H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे भाई पीछे रिएक्शन तो आना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो नहीं आएगा। Therefore this type of electrolytes we cannot study, we will not study in this ionic equilibrium portion। तो सर जो पढ़ाना जो हमें काम का है वहीं पे लेके जाओ। तो चलो चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरे चैप्टर में इसी को अब हम लोग पढ़ेंगे। नंबर बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें नंबर 1 वीक एसिड को लिया जाए। वीक एसिड, तो वीक एसिड के अंदर HCOOH, 10th में पढ़ चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। फिर इसका बड़ा भाई CH3COOH, एसिटिक एसिड। फिर H2CO3, फिर HF, फिर HCN, ये सभी क्या है, वीक एसिड है। कार्बोनिक वाटर H2CO3, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सभी क्या है हमारे वीक एसिड है। नाउ वीक बेस के ऊपर जाएं। वीक बेस के अंदर सबसे पहला हम लोग लेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे एमाइंस होते हैं, एमाइंस। एमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। एमाइंस, एमाइंस में यहाँ पे एक और कंसिडर किया जाता है पिरीडीन। इसमें यहाँ पे हम लोग फिनॉल को भी कंसीडर करेंगे। फिनॉल वीक एसिड है, फिनॉल, pyridine, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, एंड नंबर 3 वीक सॉल्ट। तो NH4Cl is a weak, then NH4 twice CO3, ये सभी कैसे होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे होंगे। और ये हमें पता है कि जब हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पढ़ा तब वहां पे हमने मेंशन किया था कि दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर अंडरगो a 5% dissociation. So this is the basic introduction
to the ionic equilibrium. Now we move on to the important concepts of acid base theory. उसके अंदर तीन हमें पढ़ने हैं, three concepts and very most important to determine a compound is acid or base. तो सबसे पहली जो थियरी है वो आर्हेनियस थियरी, सेकंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, थर्ड लुईस एसिड बेस थियरी. लुईस भाई साहब को आप लोगों ने याद किया था चैप्टर नंबर 4 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर. ओके, तो वही लुईस भाई ने एसिड बेस थियरी को भी दिया. एक आज हम लोग कंप्लीट कर लेते, पर दूसरी दोनों करेंगे नेक्स्ट टाइम. आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड बेस, आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस. बहुत ही इजी कंसेप्ट आर्हेनियस भाई साहब ने दिया कि एसिड इज दैट विच gives H plus on dissociation and base वो compound है which gives OH minus on dissociation. जो H plus देगा वो एसिड होगा, जो OH minus देगा वो क्या होगा, बेस होगा. ओके, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होना चाहिए, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर इन एक्वियस सॉल्यूशन एसिड गिव्स H plus एंड बेस गिव्स OH minus आयन. ओके, तो यहाँ पे देखो एक और नोट लिखो, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट में आप लोगों को लिखवा देता हूँ. इफ एनी पॉजिटिव चार्ज, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज is given by compound, then it is not an acid but is salt. अब सबसे पहले एग्जाम्पल एक देखो कि हम लोगों ने HCl लिया तो ये H प्लस सिर्फ और सिर्फ देता है एंड Cl माइनस देता है. एक ही H प्लस देना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आयन H प्लस के सिवाय कोई भी नहीं होना चाहिए, उसी को ही हम लोग एसिड बोलेंगे. हम लोगों ने H2SO4 लिया तो 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो पॉजिटिव में एक ही है H प्लस. लेकिन हम लोग ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, अगर हम लोगों ने NaHCO3 ले लिया तो यहाँ पे Na प्लस H प्लस एंड CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव मिले, मतलब H प्लस के सिवा एक और पॉजिटिव आयन मिला, तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नाम देते हैं. देखो अच्छा, यहाँ पे बेस की एग्जांपल भी दो तीन आप लोग लिख दो. एक ही H प्लस देता हो, एक ही OH माइनस देता हो, ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे एसिड और बेस. बाकी दो दो मिलते हैं वो हमें जमेगा नहीं. दो नेगेटिव आयन मिले तो भी वो सॉल्ट के अंदर, OH माइनस के अलावा एक और नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो तो भी वो कहाँ पे कंसिडर होगा, सॉल्ट के अंदर. ओके, तो NaOH बेसिक, KOH बेसिक, MgOH ट्वाइस बेसिक, तो ये सभी
क्या हो जाएंगे, हमारे बेस हो जाएंगे। तो उसके बेसिस के ऊपर आप लोग वहाँ पे लिख दो। ओके, लेकिन सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है इस थियरी की, वो क्या थी कि हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर ऐसा पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 एंड 2 के ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर शो करते हैं। और इन भाई साहब ने क्या बोला कि भाई सिर्फ OH माइनस देगा वही बेसिक होगा। ओके, ऐसा नहीं हुआ। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थियरी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ ग्रुप 1 2 ऑक्साइड्स। लेकिन आप लोग मेंशन कर सकते हो। ओके, सो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे, बाकी दोनों थियरीज और आयोनिक इक्विलिब्रियम को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।